नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये बायोलॉजी के अंदर कक्षा 12th एनसीईआरटी की बुक, 11th के अंदर इसका कुछ हिस्सा और विज्ञान के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि के साथ साथ हमारे ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस वीडियो में हम पूरा ये जानेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, क्या इसके यूज है और आने वाला समय कैसे बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत कुछ परिवर्तन होता है, किस तरह के बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने हमें या हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया और आने वाला जो समय है वो सच कहा जाए तो टेक्नोलॉजी का तो है ही, पर उस टेक्नोलॉजी में भी होगा बायोटेक्नोलॉजी का। यही हम इस टॉपिक के अंदर आज जो है देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में वे तकनीक शामिल है जिनमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों और जंतुओं या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य हेतु उपयोगी जैव प्रौद्योगिकी एवं जैविक पदार्थों का विकास किया जाता है। देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो अपन इसका जो परिचय देख रहे हैं, इसके अंदर ही सारी चीज आ जाती है कि आखिर जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो जैव प्रौद्योगिकी में वो तकनीक यानी टेक्निक्स काम में होती हैं जिनमें क्या करते हैं हम, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीव, कवक, पौधे पे जंतु, यानी हम क्या करते हैं, चाहे वो जैसे तीन चीज होती है सजीव के अंदर, या तो वो प्लांट्स होगा यानी पौधा होगा, या वो जंतु होगा, और या वो क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। इनके अंदर परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन भी किस स्तर पर करते हैं, आनुवांशिक स्तर पर, आनुवांशिक रूप से, यानी उनके जीन के अंदर परिवर्तन करना। और उनसे एंजाइम का, इस परिवर्तन के लिए किसका उपयोग करते हैं, जीन में जो परिवर्तन करते हैं वो एंजाइमों का उपयोग करते हैं। और उनमें यानी चाहे पौधे हो, चाहे जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव, उसमें उपयोगी परिवर्तन करते हैं। और वो परिवर्तन मनुष्य के लिए क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। ऐसे जैव पदार्थों का जो विकास किया जाता है वो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो पौधे, जंतु या सूक्ष्म जीवों में जीनी स्तर पर परिवर्तन करके जो जेनेटिक मॉडिफाई यानी आनुवांशिक रूपांतरित, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का विकास किया जाता है। इस विकास को इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन द्वारा प्रकनली का शिशु निर्माण है, इसी के द्वारा होता है। जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, डीएनए टीके का निर्माण, दोषयुक्त जीन का सुधार आदि को भी जैव प्रौद्योगिकी में शामिल किया गया है। चाहे कोवैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन बनी हुई हो, चाहे पोलियो की वैक्सीन बनी हुई हो, चाहे भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना हो, ये सब कुछ देन है, वो है बायोटेक्नोलॉजी की देन। आज बायोटेक्नोलॉजी से ही मनुष्य ने इतनी उन्नति की है कि वो बहुत सारे मेडिसिन्स, बहुत सारे उपयोगी जैविक पदार्थों का विकास कर रहा है और करता जा रहा है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जो पिता हैं वो स्टैनली कोहेन और हार्वर्ड बोयर, इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है। सन 1973 में हार्वर्ड बोयर और स्टैनले कोहेन क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म। देखिए, आपको यहाँ एक जो टर्म आया है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यही बायोटेक्नोलॉजी का मूल आधार है। और इसके बारे में 1973 में जो है स्टैनले एंड वॉर ने जो है बताया था, द एडवांस वाज इनेबल्ड बाय बोयर वर्क ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, दूसरी आई है restriction enzyme, and Cohen work on transforming plasmids into E. coli, यानी किसके अंदर ट्रांसफर किया, प्लाज्मिड के अंदर।
तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। कि हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, डीएनए है। यानी सभी सजीवों में, कुछ अपवाद को छोड़ के, कुछ में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, सब में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, कुछ अपवाद को छोड़ के। तो उस आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के अंदर काट छांट करके नया डीएनए जो क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम नए डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब काटने छांटने इनके लिए, काटने के लिए, जोड़ने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। उनमें ही एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटने का काम करता है। और फिर इनको जो है, हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं या ट्रांसफॉर्मिंग, उसको हम ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, किसी वायरक बैक्टीरिया के अंदर। तो जैसे उन्होंने प्लाज्मिड्स जो वो है उनको इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया था। तो ये जो है 1973 से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जब से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के अंदर जो है खोज हुई और उसका उपयोग पता लगा, तब से जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ है वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवित जीवों एवं उनकी कोशिकाओं आदि का प्रयोग। यानी लिविंग सेल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनकी सेल्स के अंदर जो है क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ, और उनका उपयोग इसमें करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीवधारियों तथा जैविक तंत्रों का उपयोग करते हुए निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोगी उत्पाद अथवा प्रक्रियाओं का विकास किया जाता है। ये क्या कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हम जैव प्रौद्योगिकी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, लिविंग सेल्स लेते हैं, उस सेल्स के अंदर हम परिवर्तन करते हैं, और उन परिवर्तनों से हमारे जो निश्चित उद्देश्य होते हैं, चाहे वैक्सीन का निर्माण करना हो, न्यू वैक्सीन का निर्माण करना हो, या नए प्लांट्स, जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट्स का निर्माण करना हो, जेनेटिकल मॉडिफाइड से चाहे एनिमल्स का निर्माण करना हो, इन सब में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हम करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी व वांछित बनाने की क्रिया है, वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से 1978 में बनाया गया प्रथम उत्पाद मानव इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन है। कौन सा है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से 1978 के अंदर ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया। देखिए ह्यूमन इंसुलिन की क्या आवश्यकता पड़ी, आप लगभग सभी हम जानते हैं कि जब हमारी पैंक्रियाज होता है वो पूरा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, या उसके द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेशन होता है, उसका फंक्शन और सीक्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाने से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज या शुगर। उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब जब डायबिटीज की बीमारी या शुगर हो जाता है तो इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के निर्माण से पहले जो है इंसुलिन का निर्माण करना बहुत ही टेढ़ा काम होता था और बहुत ही खर्चीला काम होता था, और उसको कई बार रिएक्शन हो जाती थी। परंतु जब से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जब 1978 से हुआ है, तब से ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लगा है, और बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। और अभी में हाल ही में येल यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक तो जो इंसुलिन है वो दिया जाता है, वो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। बॉडी के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन दिया जाता है। पर अब ओरल, मुंह से लेने वाला इंसुलिन की भी खोज हो चुकी है, और ट्रायल भी उसका सक्सेस हो चुका है। तो इसके अंदर जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो उत्पाद बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था इंसुलिन। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी विकास में निम्न दो प्रमुख तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जिसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी यानी केमिकल इंजीनियरिंग। यानी केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से जो है जो हम परिवर्तन करते हैं वो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसा इसके अंदर आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि बेडियम है, बैक्टीरियल डीएनए है, और प्लाज्मिड डीएनए है। इस प्लाज्मिड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से क्या कर दिया, यहाँ पर अपन देखते हैं, काट दिया। इसको डीएनए था, ये प्लाज्मिड डीएनए है, और इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड की सहायता से काट देते हैं। इधर से ये डीएनए है,
ह्यूमन पेंक्रियास सेल्स में से डीएनए लिया और इसमें ह्यूमन इंसुलिन क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग जीन है, ये ह्यूमन प्रोड्यूसिंग जीन है। अब हमने इसके अंदर देखेंगे तो प्लाज्मिड इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना इसके अंदर हमने ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग करने वाला जीन यहाँ पर इसके अंदर इसमें जोड़ दिया और इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। अब ये क्या बन हो गया, देखिएगा आप कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। इस रिकॉम्बिनेंट बेडियम बेनिडियम को अब आप देखेंगे फर्मेंटेशन टैंक इसके एक बना था, इसके अब यहाँ बहुत सारी कॉपियां क्या हो गई, तैयार हो गई और इस प्रकार से ह्यूमन इंसुलिन का जो है फॉर्मेशन या निर्माण होता है। इस तरह से पहले उत्पाद जो है ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी, इस तकनीक द्वारा आनुवंशिक पदार्थ, अब आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है और कुछ के अंदर क्या है, आरएनए है, को परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन करते हैं। फिनोटाइप्स जो लक्षण है उसके अंदर क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये क्या करते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के रासायनिक अभियांत्रिकी, इसके अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण बना करके। अब देखिए हम परिवर्तन कर रहे हैं तो कोई भी रोगाणु हो जाए तो बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएगा तो हम जो जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा मिलेगा नहीं। तो रोगाणु रहित वातावरण बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, केमिकल इंजीनियरिंग की। बनाकर केवल वांछित सूक्ष्मजीव कोशिकाओं में वृद्धि करके अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे प्रतिजैविकी, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। तो यानी केमिकल इंजीनियरिंग की सहायता से क्या करते हैं, हम उसका जो जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं, जीन के अंदर परिवर्तन करते हैं, उस पूरे वातावरण को रोगाणु रहित बनाने का काम करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण अनुसंधान की भाई किस किस क्षेत्र के अंदर वो है रिसर्च हो रहा है। उन्नत जीव यानी सूक्ष्म जीव, शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक को उपलब्ध कराना, अभियांत्रिकी के प्रयोग द्वारा उत्प्रेरक के कार्य हेतु सर्वोत्तम परिस्थिति का निर्माण करना, प्रोटीन कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण हेतु अनुप्रवाह प्रक्रिया तकनीक का प्रयोग करना। अब देखिए कि यूपीएससी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र कौन कौन से हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास किस तरह से हुआ। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधे व जंतुओं के जनन में उपयोगी है, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ अवांछित जीन का भी समावेश या गुणन हो जाता है। इन कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक में जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसके तहत वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए किसी एक प्रजाति के एक या एक से अधिक वांछित जीन चुने हुए जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। देखिए होता क्या है कि इंजीनियरिंग ये आनुवंशिकता की जो प्रक्रिया है बहुत लंबे समय से चली आ रही है, आज की नहीं, बहुत सालों पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है। परंतु उसके अंदर दोष था, उसके अंदर दोष क्या था कि हम जो वांछित जीन चाहते हैं यानी हम जो वांछित लक्षण चाहते हैं जिस आने वाली संतति के अंदर, उसके साथ साथ अवांछित यानी हम चाहते हैं जैसे एक बहुत ही अच्छी गाय है जो अच्छी मात्रा में दूध देती है और जो है उसकी नस्ल भी अच्छी है, लंबे समय तक दूध देती है। अब उसका क्रॉस किसी दूसरे सांड से कराया जाता है जो ताकतवर है, स्वस्थ रहता है। अब उसके क्रॉस करा करके हम जो गुण चाहते हैं कि भाई जो बछड़ा या बछड़ी हो वो स्वस्थ रहे, बछड़ी है, गाय होती है, बछड़ी आती है तो वो अच्छा दूध दे, लंबे समय तक दे। परंतु ये जरूरी नहीं है परंपरागत इस संकरण की विधि की या इस विधि के अंतर्गत कि हम जो चाहते हैं वही लक्षण मिले। संभावना ये है कि वो हम जो चाहते हैं वो लक्षण सारे उसके अंदर आ जाए, संभावना ये है कि कुछ लक्षण आ जाए और एक संभावना ये है कि हम जो लक्षण चाहते हैं वो आए ही नहीं। तो उस प्रकार से परंपरागत विधि है उसके अंदर कई दोष थे, उन दोषों को ही दूर करने के लिए जो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग का विकास किया जाता है और इसके अंदर ही हम जो इच्छित जीन जो गुण का चाहते हैं उसका ही हम जो है स्थानांतरण करते हैं।
और उस स्थानांतरण के द्वारा जो डीएनए में परिवर्तन किया जाता है उसको ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। किसी भी प्रकार से स्थानांतरण डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाता, किंतु जब यह डीएनए अदाता यानी ग्राही के जीनोम से जुड़ जाता है तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। यानी हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बनाया है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही गुणित नहीं होता, पर जब ग्राही के अंदर ये जुड़ जाता है तो ये क्या होता है, डीएनए के साथ जुड़ जाता है, ग्राही का जो डीएनए है उसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके क्या हो जाता है, वंशागत हो जाता है। वंशागत होने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण हैं वो चलते रहते हैं, उसके जीन के अंदर जो है ये गुण आ जाते हैं। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जो कि इस टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है। प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफोमुरियम के सहज प्लाज्मिड, ये एक गोलाकार गुणसूत्र वह डीएनए होता है जो स्वतः प्रतिकृति करता है। कौन? प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रिप्शन जीन के जुड़ने से हो सका था। वर्ष 1972 में स्टैनले कोहन व रॉबर्ट वर ने कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर किया था। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटना संभव हो सका। अब देखिए यहाँ पर एक बात आई है, आणविक कैंची जिसे क्या कहते हैं, आणविक कैंची मोलिकुलर सीजर्स जिसको कहते हैं, ये क्या करती है, ये इसका बहुत किसको कहते हैं आणविक कैंची, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम, इसको क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये जो डीएनए है उसको काटने का काम करती है, इसलिए इसे आणविक कैंची कहते हैं। ये दो प्रकार मूल रूप से इसके दो टाइप होते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए को किनारों से काटता है, एंडो है वो डीएनए को बीच से काटता है। तो ये जो है काम करता है विशेष जगह से काट, डीएनए को हम जहां से चाहते हैं वहीं से काटने का काम करता है। यह प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह कार्य करता है जो इसके जुड़ने डीएनए को स्थानांतरित करता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक जीन के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटने का काम करता है और ये जो लाइगेज एंजाइम है ये वहां जो हम वांछित जीन चाहते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन से अंतःपात्र यानी इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। देखिए आप क्या हुआ कि ये हमने क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेसिस है, इसमें से हमने प्लाज्मिड आइसोलेटेड कर दिया। अब ये एक टीडीएनए रीजन बन गया, ट्रांसफर डीएनए का रीजन बन गया और ये बन गया टीआई प्लाज्मिड। अब जीन ऑफ इंसर्टेड, हम जो जीन जिसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं वो ये रहा, कौन सा, ये पूरा एक कोई कोशिका के अंदर इतना बड़ा ये जो है क्या है, डीएनए है। अब हमें इतना सा जीन इसका लेकर के और क्या करना है, दूसरे के साथ या हमें जोड़ना है जो हमारे लिए उपयोगी जीन का भाग है। यानी हमारे या किसी भी सेल्स के अंदर इतना डीएनए है, उसका हम जीन कहाँ होते हैं, डीएनए के अंदर, उस पे से हमने ये जीन लिया जो हम चाहते हैं, जीन ऑफ इंसर्टेड। अब क्या, क्लोन जीन ऑफ इंसर्टेड इनटू टीआई प्लाज्मिड मेकिंग इट ए रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ पर देखिए टीआई प्लाज्मिड के अंदर ये जो जीन था उसको हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर जोड़ दिया। ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक इनटू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेसेंस। अब हमने इसको दोबारा से कहां भेज दिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेसेंस से। तो ये टीआई प्लाज्मिड बन गया, कौन सा, ये वाला टीआई प्लाज्मिड बन गया, कौन सा, टीआई प्लाज्मिड। इंसेक्ट इन्फेक्ट प्लांट सेल विद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेस, और ये किससे, अब हम क्या चाहते हैं, जो जीन हम इसके अंदर चाहते थे यहां से वो इसके अंदर ट्रांसफर करके टीआई प्लाज्मिड में हमने ट्रांसफर कर दिया एग्रोबैक्टीरियम में। अब वो हमारे पास में ये चेंज किया हुआ हमारे पास में क्या मिल गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। अब रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेंट प्लांट, अब इसका जो है रिजल्ट रिकॉम्बिनेंट प्लांट के अंदर
एग्रोवेगेटेटिव इंफेरेसेंस के करते हैं और इसके अंदर जो वांछित जीन वाला डीएनए हमने इसके अंदर भेजा उसका रिजल्ट इसके अंदर दिखेगा और इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लांट। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्लांट। तो इस तरह से ये जो है पूरा जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण की प्रोसीजिंग होती है, किस प्रकार से जो है हम करते हैं। जब डीएनए इकोलाई में स्थानांतरित किया जाता है तो यह परपोसी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके, अब देखिए यहां पर एक एंजाइम और आया है पॉलीमरेज एंजाइम, इसका उपयोग करके प्रतिकृतियां बना लेता है। प्रतिकृति का मतलब जैसे हमने एक तैयार किया, अब पॉलीमरेज का मतलब बहुत सारे उसका जो है इस तरह बना लेता है, अपनी जैसी बहुत सारी कॉपी बनाता है, जिसे इकोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहते हैं। यानी हमने जो मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था, जीन तैयार किया था, उसकी बहुत सारी कॉपी पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से करता है। अब हमने देखा कि इसके अंदर हमने 3 एंजाइम काम लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको आणविक कैंची कहते हैं, काटने के काम आया, लाइगेज एंजाइम जो जोड़ने के काम आया, और पॉलीमरेज एंजाइम जो बहुत सारी प्रतिकृति बनाने के काम आया। ये तीनों एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में, इन एंजाइम्स के बिना बायोटेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती। इस प्रकार जीव के आनुवंशिक रूपांतरण में 3 चरण हुए। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, यानी हम जिस जीन के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं। चिन्हित डीएनए का परपोसी में स्थानांतरण, यानी दूसरे परपोसी में कैसे ट्रांसफर करते हैं। स्थानांतरित डीएनए को परपोसी में सुरक्षित रखना और उसकी संतति में स्थानांतरित करना। भाई हम दूसरी संतति जिसमें चाहते हैं उसमें क्या करना? स्थानांतरित करना। ये जो है आनुवंशिक रूपांतरण की मूलभूत 3 चरण होते हैं। सॉरी। आर्थर कॉर्नवर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को इन विट्रो में बनाया। ये वैज्ञानिक हुए थे कॉर्नवर्ग। इन्होंने सबसे पहले डीएनए को इन विट्रो में बनाया। रोबोटिक्स देखिए क्या होते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की नए जो कुछ शब्द हैं। इन विट्रो क्या होता है? वो रोबोट चेक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बंधुआ, मजदूर और गुलाम। ये किसके अंदर? रोबोटिक्स काम में लिया जाता है शब्द बायोटेक्नोलॉजी के पिक्सल का है। ये यामान का जीन, इसके मुख्यतः 4 अनिवार्य जीन होते हैं जो हमारी शरीर में कोशिकाओं के रीप्रोग्राम करने में सक्षम होते हैं। इनके प्रयोग द्वारा पुरानी कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न किया जाता है जिससे नए अंग विकसित हो पाएंगे। समग्र रूप से इन्हें OSKM, OCT4, SOX2, KLF4 एंड MYC के रूप में यानी जाना जाता है। इन जीनों का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी वैज्ञानिक शिन्ना यामानाका के नाम पर रखा गया। यानी 4 अनिवार्य जीन है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं की रीप्रोग्राम करते हैं, यानी दोबारा से प्रोग्राम। इसके द्वारा प्रयोग से पुरानी कोशिकाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, यानी दोबारा से जो पुरानी कोशिका है उन्हीं का रिप्रोग्रामिंग किया जाता है जिससे नए अंग विकसित हो पाएंगे। जो ये है यामना का जीन है जिसमें 4 अनिवार्य जीन हैं जिनके नाम आपको यहाँ ऑक्ट, सॉक्स, कैल्फ एंड MYC दिया गया है। इनकी सहायता से ये 4 जीन पहचाने गए हैं जिन्हें यामना का कहा गया है। इनकी निर्माण से नए अंग विकसित करने का काम किया जाएगा। तो ये हमने इस टॉपिक के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग देखा और बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से आने वाले समय में किस प्रकार और भी बहुत सारे नए नए जो है प्रोडक्ट आने वाले हैं, नई नई चीजें आने वाली है जो कि क्रांतिकारी होगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से नए जो किस्म उत्पादित की गई, चाहे चावल की, गेहूं की, धान फसलों की, उसी की सहायता से हमारा देश भी क्या बना? आत्मनिर्भर, जिसकी सहायता से अधिक पैदावार करने वाले फसली बीजों का जो है तैयार किया गया। तो दोस्तों, प्रिय नागरिक, कहा है किसी ने कि तुम अपने बच्चों की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते? आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स है बच्चों की देखभाल में कम ध्यान देते हैं और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज्यादा समय देते हैं। यानी हम बच्चों की परवरिश में कम समय दे रहे हैं और उनके लिए पैसा जोड़ के जाने के लिए, प्रॉपर्टी रखने के लिए, उनको सुख सुविधा देने के लिए हम जो है दिन रात लगे रहते हैं। जबकि एक दिन
यह सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है, जबकि हम सब जानते हैं कि ये सारा तो किसके लिए है, जब होता है बच्चों के लिए छोड़ जाना है। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे बच्चों में ही अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, अच्छा चरित्र और अच्छी नैतिक शिक्षा देने की ज्यादा धन दे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।